अब भी मेरे गांव में गंगा की बाढ़ आती है और जब आती है तो पूरा गांव डूब जाता है। ऐसे गांव में जब बाढ़ आती है तो जो यादव टोली है उसके आधे घर डूब जाते हैं और आधे घर बच जाते हैं, क्योंकि जो लड़के फ़ौज में गए थे या फिर मास्टर हो गए हैं रिजर्वेशन के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी तो उन्होंने घर थोड़ा बढ़िया बनवाया, ऊंचा बनवाया। वैसे कुछ लड़के अब फैक्ट्री में काम करने के लिए गाज़ियाबाद साइड भी चले गए हैं, तो उधर ही कमरा लेकर रहते हैं। लेकिन बाढ़ से नाता है अभी इसलिए क्योंकि परिवार अभी गांव में ही है। उसी गांव में एक छोटा टोला कुशवाहा का भी है और कुछ मुसलमान भी रहते हैं, और उनका भी हाल वही है लगभग जो यादवों का था। ऐसे दादी बताती थी कि ठाकुर के लड़के तो कभी नहीं देखा बाढ़ के समय गांव में, कब का छोड़कर चले गए हैं, कुछ कभी आते हैं, क्योंकि घर तो उनके पहले से ही ठीक हैं, ऐसा बोलकर वो बताया करती थी। अब तीसरी कक्षा के बाद अच्छी पढ़ाई के लिए मैं शहर चला गया था, तो अब बाढ़ का चित्र उतना साफ साफ नहीं उभरता जितना बचपन में सामने से देखा था। लेकिन जब मैं अभी मोबाइल पे असम का बाढ़ देख रहा था तो एकाएक मुझे उस घर की याद आ गई जो टाट से बना हुआ था, और उसे देखने से लगता था कि वो हमेशा से वहीं पे है। एक टाट की मड़ई जो रोड से सट के बनी थी, और मुझे इतना पता था कि जो ये टाट का घर है वो सरकारी ज़मीन पे नहीं है, क्योंकि वो उनका ज़मीन नहीं था जिस पर उन्होंने घर बनवाया था। बचपन में रोज़ सुबह जब मैं बगल वाले गांव के एकमात्र विद्यालय जय माँ दुर्गा बाल विद्या मंदिर में पढ़ने जाता था पैदल, तो रोज़ दिखता था एक टाट का घर, एक मड़ई, और थोड़ी सी दूर पे बांस के बाड़े में 3-4 सूअर रहते थे, जिसमें एक बड़ी मादा थी और बहुत बड़ी थी वो, और उसके दर्जन भर छोटे छोटे चूजे जैसे बच्चे जो उसके पीछे भागते फिरते थे जहाँ वो जाती थी। उस मादा सूअर को तो या तो दिन में मैं सोते हुए देखा था पसर के, या फिर घूमते हुए आसपास कहीं, और वहीं थोड़ी दूर पे ही वो परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप और उसके 2 बेटे। आज 2026 में जब 18-19 साल हो गए हैं, सब कुछ ठीक वैसे ही है। रोड बन गई है, बाकियों के घर भी ठीक हो गए हैं, लेकिन इस टाट की हालत वही है। एक पीली तरपाल ज़रूर लग गई है, और लड़कियों में बंटवारा हो गया है, पिता की रोशनी चली गई है, माँ अब और बूढ़ी हो गई है, बेटों की शादी हो गई है जिसके कारण बंटवारा हुआ। तो बेटे और तो रोड किनारे से कुश का पौधा से काट के लाते और उससे सूप और डोलची बनाते, और फिर उसे शहर में बेचते हैं। गांव में कोई ख़रीदार होता तो उसे भी बेच देते हैं। और हाल ही के समय में मैं गया था गांव 2-3 दिन के लिए। पुल के नीचे, पुल पे बैठा था और पुल के नीचे ही वो लड़का था। वो जो 2 बेटे थे तो एक बेटा वहीं था। पिछली रात को मुन्ना चाचा की भैंस मरी थी, पेट में बच्चा रह गया था और फिर उसे फेंका गया था। मुझे नहीं पता था वहाँ क्या हो रहा है। मैं उस पुल पे गया और देखा कि वही लड़का उस भैंस का चमड़ा हटा रहा था, और आंखें पहली बार मुझसे वहीं पे मिली। जानता तो था मैं बहुत पहले से, लेकिन मैं बोल नहीं पाया था कभी। उस दिन मेरी आंखें उससे मिली, और उसे उस तरीके से देख के मैं ठंड में पड़ गया कि मेरे लिए कुछ नया था कि ये क्या हो रहा है। जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न से दूर और सारी चीज़ों से दूर, मुझे नहीं पता था कि ये किस तरीके का सत्य है, किस तरीके का भारत है। मेरी आंखें बिल्कुल ठंड से भर गई थी, मैं पूरा ठंड से भर गया था। बाद में सोचा कि इतना मैं पूछ सकता था कि जब पूरे गांव में बाढ़ आती थी तो गंगा तो तुम्हारे घर को डुबा देती होगी, तुम्हारे टाट मड़ई को, तब कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, कैसे लड़ते हो करैत और डोढ़ा कीड़ा से। जब गांव में आप जाकर गांव के यथार्थ को देखेंगे, और एक अलग ही सोसाइटी वहाँ ऑपरेट कर रही है ऑपरेशन के साथ,
ऑप्रेस्ड की हुई है कुछ लोगों को अभी भी उसी तरीके से। तो जब हम रिजर्वेशन हटाने की बात भी करते हैं तो एक बार सोच लेना चाहिए कि क्या हम जानते हैं कि भारत कैसा एग्जिस्ट करता है और कैसा है रियलिटी में।